नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार के इतिहास से पहले हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ चुके हैं। और उसके जितने भी वीडियोज हैं वो सारे अपलोडेड हैं, आपको मतलब मिल जाएगा प्लेलिस्ट से। और ये इसी चैनल पे अपलोडेड है। फर्स्ट हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास में हम लोग दो भागों में इसको बांटेंगे। जब मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी आया था उससे पहले, और मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी के बाद सल्तनत काल हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब जो सल्तनत काल से पहले जो है कौन था, यानी कि जो जितने भी राजवंश थे वो प्राचीन राजवंश, यानी कि प्राचीन बिहार के जो हम लोग साम्राज्य पढ़े थे उसके ही क्रमबद्ध आगे बढ़ा था। तो हम लोग अगला पढ़ने से पहले पीछे का रिवीजन कर लेते हैं, है ना। पिछले रिवीजन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मगध साम्राज्य का जो है प्रथम शासक जो है चेदी राजवसु जो है, प्रथम शासक का उल्लेख मिलता है चेदी राजवसु के रूप में। चेदी राजवसु के बाद ही होते हैं प्रमुख जो शासक था, यानी कि महाभारत और पुराणों के अनुसार अगर प्रमुख शासक अगर बताया जाए तो वो बृहदत्त था। यानी कि बृहदत्त, बृहदत्त के बेटा जो था ना वो जरासंध था। जरासंध की हत्या जो थे ना पांड्य पुत्र जो है भीम ने कर दिया। और भीम करने के बाद जो थे ना उसका जो मतलब उत्तराधिकार बना तो वसुदेव बना। वासुदेव का जो है बाद में हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य का लास्ट जो शासक था। ऐसे क्रमिक रूप से लगभग 32 शासक जो था वो बृहदत्त वंश का जो था ना शासक बना था। 32 में देखते हैं लास्ट में जो था वो था रिपुंजय। रिपुंजय का ही एक मंत्री था जिसका नाम था पुलिक। और पुलिक ने हत्या कर दिया रिपुंजय का। रिपुंजय की हत्या करने के बाद जो है उन्होंने, यानी कि पुलिक ने जो है अपना एक मतलब नाबालिग पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। कि मगध के साम्राज्य, यानी कि मगध का साम्राज्य अब एक नाबालिग पुत्र यानी कि पुलिक का जो है नाबालिग पुत्र चला रहा था। इससे अप्रसन्न होकर भट्टिय सामंत जो थे उन्होंने क्या किया, उनके यानी जो पुलिक का नाबालिग पुत्र था उसका वध कर दिया। और यानी कि उनकी हत्या कर दी, और उनकी हत्या करने के बाद जो थे ना अपने को वहां का साम्राज्य यानी कि शासक घोषित कर दिया। तो अब जो है साम्राज्य किसके पास आ गए, भट्टिय सामंत के पास आ गए। भट्टिय सामंत के बाद उनका पुत्र था बिंबिसार, जिन्होंने कि मतलब हड़यक वंश का जो है नींव रखा था। हड़यक वंश के बाद जो हम लोग देखेंगे कि इसमें एक ये भी देख लेंगे कि बिंबिसार ने जो थे ना अपनी जो साम्राज्य की नींव जो थे ना वो दो नीतियों के साथ रखा था। एक तो पहला युद्ध नीति था, और दूसरा उन्होंने शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जिसमें हम लोग देखे ना उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली शादी जो थी ना उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से किया था। दूसरा चेटक की बेटी चेलना से, चेलना वैदेही। और तीसरा जो होता है ना वो पंजाब प्रांत की जो राजकुमारी क्षेमा थी उनके साथ उन्होंने विवाह किया था। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से जब उन्होंने विवाह किया था तो काशी उस समय में जो रेवेन्यू जनरेट करता था लगभग 1 लाख जनरेट करता था। रेवेन्यू जनरेट करता था वो प्रांत जो थे ना किसको दिया गया, महाकोसला को दिया गया। किसके रूप में, श्रृंगार खर्च के रूप में जो था ना उनको प्राप्त हुआ था। बाद में हम लोग देखें कि महाकोसला से उनको जो थे ना पुत्र यानी अजात शत्रु की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद जो थे ना जो चेटक थी यानी चेटक की बेटी चेलना जो थी उनसे उनके 2 पुत्र हुए थे। वो हल और बेहल हुए थे। तो अब जो हम लोग कहते हैं कि अजात शत्रु के पीरियड में जिस तरह से उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया उसी तरह से इन्होंने भी विस्तार किया था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो है वैशाली पे जो है ना आक्रमण किया था। और वैशाली में आक्रमण मेनली जो होते हैं ना वो हल बेहल से प्राप्त जो उनके सब मतलब धन था उसे उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने वैशाली को, और साथ में उन्होंने जो है ना काशी को जो ले लिया था। यानी वो प्रसेनजित ने ले लिया था। प्रसेनजित क्यों ले लिया था, तो महाकोसला की जो मृत्यु हो गई उन्होंने काशी जो श्रृंगार के रूप में खर्च के लिए जो काशी प्रांत दिया था तो वो वापस ले लिया। वापस लेने के बाद अजात शत्रु ने उस पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो फिर बाद में उन्होंने पहले चरण में तो प्रसेनजीत हार गए थे, बाद में चरण में मतलब पहले चरण में प्रसेनजीत जो थे ना जीते थे, बाद में जो थे ना प्रसेनजीत नहीं अजात शत्रु जीता। और बाद में फिर उनकी बेटी से शादी करके जो है वो काशी को फिर पूर्णतः प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम लोग को देखें उन्होंने वैशाली को जो थे ना मतलब वैशाली पर आक्रमण किया। और चेटक की जो चेटक के जो नाती थे यानी कि जो चेलना के जो 2 पुत्र थे हल और बेहल, उन उनको जो है
प्रवज्या लेने पर जो थे ना मजबूर कर दिया। ठीक है। उसके बाद अजात शत्रु के बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब जब अजात शत्रु के समय में एक चीज हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम बौद्धिक संगीति हुई थी वो का मतलब किसके समय में हुआ था, तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो पहला राजगीर में हुआ था, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो एक चीज पढ़ लें कि बौद्धिक संगीति का रिवीजन करें, तो प्रथम बौद्धिक संगीति जो हुआ था वो 493, दूसरा 393, तीसरा जो था 255 या 250 ईस्वी पूर्व रहे तो वो, और जो है चौथा जो था ना वो 1 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हुआ था, राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो था वो कश्मीर के कुंडग्राम में हुआ था। जो पहला हुआ था वो अजात शत्रु के समय में हुआ था, दूसरा जो होता है ना वो कालाशोक के समय में हुआ था, तीसरा जो होता है ना वो अशोक के समय में हुआ था, और चौथा जो होता है वो कनिष्क के काल में हुआ था। पहले के जो अध्यक्ष थे वो मतलब जो है महाकश्यप थे, और दूसरा जो होते हैं ना हम लोग कहते हैं कि वो कौन थे, सावक मीर थे, तीसरा मेगलिपुट्टिस, और चौथा जो होता है ना वो वसुमित्र था, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बौद्ध संगीति जो था इसका आयोजन इस क्रम में हुआ था। दो हम लोग उसके बाद जो देखते हैं कि अजात शत्रु के बाद जो है, अजात शत्रु के बाद जो था ना वो क्या कौन आया, अजात शत्रु के बाद आया था यानी कि उदयभद्र, सॉरी उदयभद्र आया था। उदयभद्र आया था उदयन। उदयन के काल में एक मेन जो रहा वो रहा कि उन्होंने अपनी राजधानी जो है राजगृह से कहा कि ले गया पाटलिपुत्र लेके चला गया। तो मेनली इसमें यही है कि मतलब अब वो क्वेश्चन आएगा कि किस कौन जो होते ना शासक जो होते ना अपनी राजधानी राजगृह से जो होते ना पाटलिपुत्र ले गया था, तो वो उदयन ले गया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा शासक आया था। तो देखिए उदयन और नाग दशक के बीच में जो था वो अनिरुद्ध जो है वो मुंड था, अनिरुद्ध मुंड। अनिरुद्ध मुंड की हत्या जो है नाग दशक ने कर दिया। नाग दशक चूंकि अपने पिताजी की हत्या कर दिया था, तो इससे उनके प्रजा जो है वो भी दुखी थे, और उसके जो अपने अमात्य अमात्य के बारे में बोला था, जो मतलब शासन जो शासन के इकाई के लिए जो बहुत सारे जो विभाग बनाए थे, तो विभागों के प्रमुख प्रमुख को जो थे ना अमात्य कहा जाता था। तो उनके अमात्य भी मतलब नाखुश थे, और उनके अपने प्रजा भी नाखुश थे, जिसके कारण से क्या हुआ, इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए, और इनको जो थे ना सिंहासन से पदच्युत कर दिया गया। और जो काशी के प्रांतपाल थे उस समय में वो कौन था, शिशुनाग था। और शिशुनाग को जो थे ना मगध साम्राज्य जो थे ना वहां का राजा बना दिया गया। और शिशुनाग जब राजा बना तो उन्होंने अपने पुत्र यानी कि कालाशोक को, जो कि काकवर्ण या कालाशोक कहते हैं, वो उन्होंने काशी का प्रांतपाल नियुक्त कर दिया। और जो है मगध का जो है साम्राज्य किसकी हो गई, तो मगध का साम्राज्य जो था ना शिशुनाग के संरक्षण में आ गया। शिशुनाग के समय में जो थे ना मतलब राजधानी का परिवर्तन हुआ, और उन्होंने जो थे ना वैशाली को राजधानी बनाया। पहले राजगृह वैशाली दोनों राजधानी थे, बाद में पूर्णतः जो थे ना वैशाली को राजधानी बनाया गया। उसके बाद कालाशोक का पीरियड आता। कालाशोक में मैं बता भी चुका हूँ कि प्रथम जो है अजात शत्रु, दूसरा जो था ना कालाशोक के समय में जो थे ना क्या हुआ था, बौद्ध संगीत ही हुआ था, और कब हुआ था, लगभग 393 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। उसके बाद कालाशोक की जो होते ना, कालाशोक के बाद हम लोग देखते हैं कि नंद वंश, है ना। कालाशोक की हत्या किसने की थी, महापद्म नंद ने कर दिया था। और महापद्म नंद के बाद जो होते ना उसका यानी कि नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश में दो प्रमुख है, एक महापद्म नंद और दूसरा धनानंद, है ना। महापद्म नंद जिसको उग्रसेन भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सेना का जो है एक विशाल सेना का मतलब उनके पास था, इसलिए उनको उग्रसेन भी कहा जाता है। तो उग्रसेन और दूसरा था धनानंद, यानी कि इसके बीच में जो है लगभग 9 शासक रहे थे, है ना। तो 9 शासक, और ये जो है प्रमुख जो है पहला महापद्म नंद और दूसरा धनानंद। धनानंद के सामने महापद्म नंद के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद धनानंद के समय में क्या हुआ था, तो धनानंद के समय में जो था ना सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और उसको जो था ना बताने के लिए कौन आया था, विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य जिसको कहते हैं, चाणक्य आया था। चाणक्य को उन्होंने अपमानित कर दिया। बाद में जो था ना क्या किया, तो यानी कि विष्णुगुप्त फिर अपनी चुटिया का जो है शपथ लेकर के उन्होंने जो था ना चंद्रगुप्त मौर्य को जो था ना मतलब पहले मौर्य वंश के जो वो थे, और उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब वहां का राजा मतलब राजा के लिए प्रशिक्षण दिलवाया। उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिलवाई। फिर बाद में जो थे ना सैनिकों इकट्ठा करके जो है पहले तो मतलब जितने भी थे आक्रमणकारी उनको भगाया,
और बाद में जो है उन्होंने धनानंद को भी पदच्युत करके, धनानंद की बेटी थी यानी कि दुर्धरा, है ना, उसकी जो थे ना मतलब शादी किसे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन यानी मगध साम्राज्य का शासन जो है तो किसके अंतर्गत आ गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है हम लोग देखते हैं बिंदुसार, है ना। बिंदुसार शासक बना, बिंदुसार के बाद जो थे ना अशोक बना, है ना। बिंदुसार और अशोक बीच में हम लोग देखते हैं कि अशोक के समय में एक कंट्रोवर्शियल ये है कि उन्होंने लगभग अपने 100 भाइयों को जो है मार करके जो है उन्होंने सत्ता हासिल किया था, यानी 99 लगभग भाइयों को, जो भी भाई थे उन्होंने जो थे ना मारकर अपना सत्ता मतलब प्राप्त किया था। अशोक के बाद जो थे ना उसका पुत्र, यानी कि जो है कहीं कहीं ये दिया जाता है कि अशोक का जो है जो उत्तराधिकार था वो तीवर, तीवर के बाद जो थे ना दशरथ को प्राप्त हुआ, लेकिन बहुत सारे साक्ष्य इसके अगेंस्ट में भी है जिसके कारण से, लेकिन जो है दशरथ का जो पुत्र था वो तीवर था। और जो है अशोक का जो साम्राज्य था वो दो भागों में बांट गया था। पूर्वी जो क्षेत्र था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो जो है कि मतलब उसके लिए, यानी कि वो जो है कि किसको दिया गया, दशरथ को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है दशरथ के बाद जो है मतलब खत्म होने के बाद, मौर्य वंश खत्म होने के बाद जो है ना कौन से वंश शुरू हुआ था, तो शुंग वंश शुरू हुआ था। शुंग वंश में जो कि कहा मतलब शुंग वंश शुरू हुआ था, और शुंग कौन था, सेनापति था मतलब। और सेनापति जो है मौर्य साम्राज्य का लास्ट जो से मतलब राजा थे यानी शासक जो था वीरदत्त था। वीरदत्त का जो है मतलब सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और उन्होंने उसकी हत्या करके और बाद में जो है कि इस तरह का यानी कि शुंग वंश की जो थे ना क्या किया था, स्थापना किया था, पुष्यमित्र शुंग। लास्ट जो हम लोग कहते हैं कि बृहद मतलब जो है मौर्य वंश का जो था लास्ट शासक कौन था, बृहदत्त, उसकी हत्या कर दिया था पुष्यमित्र शुंग। और सुस्त पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि उनका लास्ट में हम लोग कहते हैं पुष्यमित्र शुंग, शुंग के शासन के बाद में जो हम लोग देखते हैं कि सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश में जो थे ना दो प्रमुख थे, एक था जिसको कि हम लोग कहते हैं जीपीएस, जीपीएस मतलब गात्मी पुत्र सतकर्णी, और दूसरा था बल्लभी पुत्र मतलब वशिष्ठी पुत्र जो है पुलवामी। दो प्रमुख थे, प्रमुख यानी कि पुलवामी के समय में जो थे ना मतलब शक का आक्रमण हुआ था, नाहपान को उन्होंने हराया था। इसके बाद जो थे ना कुषाण वंश हुआ, और कुषाण वंश में जो थे ना मतलब इसके बीच में कण्व वंश था, वसुदेव कण्व, है ना। वसुदेव कण्व जो था वो मतलब जैसे कि देव पुष्यमित्र शुंग के जो है लास्ट जो शासक थे वो देवभूति थे, है ना। देवभूति नाबालिग था, ठीक है। उसका जो है वो से मतलब जो मंत्री था वसुदेव कण्व, कण्व ने जो थे ना उसको मार दिया था। किसको मार दिया था, तो मतलब देवभूति को मार करके खुद से साम्राज्य ले लेता। क्लीन कर्ण वंश में इतना कर्ण वंश में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए क्योंकि उनका जो चार शासक था चारों मतलब लगभग नलायक थे, मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया। वसुदेव था, भूमित्र था, नारायण था और सुशर्मा था। इन्होंने जो है मतलब ज्यादा कुछ किया नहीं। सुशर्मा की हत्या जो थे ना आंध्रवासी कौन, सिमुक ने कर दिया था। सिमुक जिसको सिंदूक भी कहते हैं, सिमुक भी कहते हैं, उन्होंने कर दिया था। और बाद में जो थे सतवाहन वंश की जो थे ना नींव रखी थी। सतवाहन वंश में दो इंपॉर्टेंट है, एक है जीपीएस गौतमी पुत्र सतकर्णी, और दूसरा है वशिष्ठी पुत्र जो है पुलवामी, बीपीपी, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसके समय में वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के समय में जो है शक नरेश का जो है क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था नापान का, और उन्होंने हराया था। इसके बाद जो थे कुषाण वंश है। कुषाण वंश में हम लोग देखते हैं कनिष्क प्रथम थे, कनिष्क द्वितीय था, भूविष्क था और वासुदेव था। ये प्रमुख ही होते थे इसके समय में। दो एक चीज तो एक विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी कनिष्क के काल में हुई थी, और जो मतलब बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में। चौथी बौद्ध संगीति जो थे ना किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। प्रथम विक्रम संवत का जो एक ईस्वी माना जाता है वो माना जाता है या तो बौद्ध संगीति को ले ले, बहुत सारे जो थे ना विद्वान मानते हैं कि बौद्ध संगीति की शुरुआत जो हुई थी उसी से हुआ था यानी एक ईस्वी से हुआ था। और कुछ लोग मानते हैं जो उन्होंने सिंहासन यानी कनिष्क जो है सिंहासन पर बैठे थे तो वो एक ईस्वी से माना जाता है ना। उसके बाद आया था गुप्त वंश। गुप्त वंश में जो है कौन था, श्रीगुप्त, और उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम,
है ना, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसमें जो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद है रामगुप्त। रामगुप्त कायर था, उसके समय में शक नरेश का जो है आक्रमण हुआ था, और उनकी पत्नी यानी कि जो ध्रुव देवी था उनको वो मांग लिया था। क्योंकि जो है रामगुप्त उनको देने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ये अपमानजनक लगा, और उन्होंने जो थे ना महिला का वेश धार करके जो शक नरेश का हत्या कर दिया, और बाद में राम गुप्त का भी हत्या करके चंद्रगुप्त जो है द्वितीय जो है वो सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय में के समय में जो है, उनके समय में जो है नौरत्न जो है कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी जैसे जो थे लोग इसके इनके दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो थे नौरत्न थे। इन्होंने शक नरेश जो है रुद्र सिंह को तृतीय को इन्होंने हराया था। इसके बाद कुमार गुप्त जो है महेंद्र, कुमार गुप्त जो थे ना हम लोग, ये गुप्त कुमार गुप्त है ना। उसके बाद जो थे ना स्कंद गुप्त और पुरु गुप्त जो थे ना, ये गुप्त वंश के जो थे ना प्रमुख जो थे शासक रहे। गुप्त वंश के बाद है मौखरी वंश। मौखरी वंश में जो थे ना, मौखरी वंश शुरू में माना जाता है कि ये गुप्त वंश के ही जो थे क्या थे, सामंत थे। और सामंत के बाद इन्होंने गुप्त साम्राज्य के बाद, चूंकि मतलब ये पतनोमुख था कौन, गुप्त साम्राज्य, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि दामोदर गुप्त और महादेव गुप्त के समय में जो थे ना ये पतनोमुख था, और मतलब वो कमजोर होने के कारण से जो है वो सुचंद्र वर्मन जो है के समय में जो होते ना, उन्होंने अपने आप को वहां का शासक मतलब घोषित कर दिया। इससे पहले जो होता है ना, मतलब उसका उत्तराधिकारी जो मौखरी वंश के थे, वो शार्दुल वर्मन था, अनंत वर्मन था, अवंती वर्मन था। सुचंद्र वर्मन के समय में जो थे ना पूर्णतः जो है शासक बना, यानी कि साम्राज्य पूर्णतः जो थे ना अपने को उससे सामंत से अलग करके और अपना जो है वंश मौखरी वंश का जो थे ना शासक बना था, है ना। हर्षवर्धन, उसके बाद जो थे ना हम लोग देखते हैं प्रमुख जो शासक था वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में साम्राज्य का विस्तार हुआ था। उनका ही जो है हम लोग कहते हैं कि एक मतलब सामंत प्रतिनिधि था सासांग। सासांग के काल में हम लोग ये देखते हैं कि सासांग जो था उन्होंने बोधि वृक्ष कटवाया था, और साथ में जो है पटना में स्थित जो बौद्ध बौद्ध चिन्ह था उनको गंगा में प्रवाहित करने का जो उन्होंने प्रयास किया था, है ना। इनके बाद जो है हर्षवर्धन के समय में, यानी शशांक के बाद, है ना, इनका जो मेन सेंटर था वो रोहतास, और जो रोहतास के सब मतलब आसपास का क्षेत्र इनका था, है ना। शशांक के बाद देखते हैं तो सारा जो साम्राज्य है, वो सारा जो प्रदेश था वो हर्ष के साथ मतलब जो होता है ना क्या साथ साम्राज्य मिला दिया गया। ठीक है। हर्ष का, उनका हर्ष का जो सेनापति था वो सिंहनाथ था, प्रधानमंत्री मंडी था, है ना। और उन्होंने जो शासक किसको नियुक्त किया था, तो माधव गुप्त को नियुक्त किया था। और जो है वो आदि उसके बाद जो थे ना आदित्य सेन को नियुक्त किया था, है ना। तो मौखरी वंश हो गया। तो हम लोगों ने जितने भी राजवंश पढ़े हैं अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब मौखरी वंश के बाद, अब मौखरी वंश के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। तो मध्यकाल और जो है प्राचीन काल के बीच में जो है ना वो एक बहुत ही गुणात्मक रूप से परिवर्तन हुए थे, समाज में बदलाव हुआ था, जो कि प्राचीन कालों से जो थे ना अपूर्ण रूप से विभेद किए जा सकते थे, इतने गुणात्मक रूप से परिवर्तन हुआ था। देखिए सबसे पहले जो प्राचीन काल में जो परिवर्तन हुआ था वो स्लोली हुआ था, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे हुआ था। अब देखिए आधुनिक काल में और अभी जो हम लोग कहते हैं स्वतंत्र काल में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो एकदम गुणात्मक रूप से इतना हो रहा है कि मतलब 10 साल के बाद हम लोग कहते हैं कि एक नया एक जनरेशन आ जा रहा है ना। लेकिन ये प्राचीन कालों में बहुत धीरे धीरे हुआ था। ठीक है। तो जिस तरह से समाज में परिवर्तन आया, परिवर्तन के बाद जो तो एक नए इतिहास यानी कि नए प्रकार की जो तो समाज देखा गया, उसके कारण से इनको विभेद करके मतलब पढ़ा गया। क्योंकि जो बृहदत्त वंश, उसके बाद जितने हड़यक वंश पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब जो है वो कौन सा था, पाल वंश। पाल वंश इसके बाद आया था, यानी मौखरी वंश के बाद जितने पाल वंश आया था। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जो कंटेंट है यानी क्रॉन का, जिस तरह से हम लोग कंटेंट पढ़ के समझने की कोशिश है, ये पाल वंश में जो है पाल वंश का अपना एक साम्राज्य था, वही विस्तार चलता गया। इनमें एक जो है लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे महिपाल। महिपाल ने जो थे किसके साथ महिपाल के समय में चोल वंश जो था, तो यानी कि जो है चोल वंश राजेंद्र प्रथम जो थे उन्होंने महिपाल पर आक्रमण किया था। वही एक मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो है ये जो मतलब पाल वंश में जो है कंटेंट जो भी दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश में क्या इसका कंटेंट ये है
कि मतलब अस्थाई जैसा, मतलब देखिए समाज में कोई अस्थाई जैसा कोई मतलब चीज नहीं है, हर एक चीज परिवर्तित होता है। प्रकृति का नियम की स्थिति, मतलब प्रकृति का नियम है कि स्थितियों में जो है प्रतिक्षण बदलाव जो होता रहता है। बिंबिसार के समय में जिस अवधारणा का जन्म हुआ था वो बाद में ह्रास होता हुआ आगे के क्रम में विलुप्त हो गया। प्राचीन कालीन व्यवस्था का संक्रमण बहुत धीरे धीरे मध्यकाल में हुआ था। सभी क्षेत्रों में व्यापक एवं परिपक्व बदलाव 600 ईस्वी से पाए जाने लगे थे। वैसे तो पूर्व की परंपराओं में ह्रास पहले से ही होने लगा था, किंतु 600 ईस्वी में इसका लोप हो गया था और वह परिवर्तित रूप जो है होकर परिवर्तित रूप में होकर सामने आया। सभी क्षेत्रों में हुए बदलाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते होने लगी और इस तरह लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बीच में बिहार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ ऐसे नवीन विशेषताएं पाई जाने लगी जिनकी गुप्त काल और जो है पूर्व गुप्त काल में प्रायः अनुपस्थिति रही। इसीलिए सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने मध्यकालीन बिहार को दो भागों में बांटा है। पहला जो था वो पूर्व मध्यकालीन बिहार, जो कि 600 से लेकर के 1198 ईस्वी तक के काल को हम लोग पढ़ते हैं। जबकि जब तक कि मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी नहीं आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो उसको अलग इतिहास, यानी कि हम लोग जो है वो मध्यकालीन बिहार में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकालीन बिहार, जिसमें कि पाल वंश यानी मौखरी वंश का खत्म होने के बाद आया था पाल वंश। पाल वंश में हम लोग देखते हैं कि पाल वंश किसके अंतर्गत आया था, तो पहला गोपाल के अंतर्गत है। मौखरी वंशीय साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य अव्यवस्था फैल गई। अराजक स्थिति से उबे हुए लोगों ने गोपाल के हाथ मगध की राजसत्ता सौंप दी। अब देखिए मौखरी वंश का अंत हो गया था। अंत होने के बाद जब देखिए कभी भी अगर आप किसी राजसत्ता के अंतर्गत रहते रहते जब मतलब रहने की आदत पड़ जाती है और जब आपकी शासन व्यवस्था पूर्णतः खत्म हो जाती है तो सभी लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं और व्यवस्थित होने के लिए फिर से किसी राज सिंहासन यानी किसी सत्ता के अंतर्गत जाना पड़ेगा। तो ये सत्ता किसके हाथों में चले गए, गोपाल के अंतर्गत चला गया। गोपाल जो होता है ना बौद्ध था और उसने नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो हम लोग कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था, यानी कि गुप्त वंश के साम्राज्य मतलब जो जब चल रहा था उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। और अभी हम लोग देखते हैं कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो 8वीं शताब्दी में जो है गोपाल ने आज के बिहार शरीफ में जो है ना वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करा था, है ना। तो कहते हैं गोपाल बौद्ध था, उसने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। वह बौद्ध और जैन दर्शन से संबंधित शिक्षण केंद्र था। दीपंकर श्री ज्ञान उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो इसमें बौद्ध और जैन दोनों में हम लोग देखते हैं कि यह बौद्ध और जैन दर्शन से संबंधित शिक्षण केंद्र था। कौन सा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने, है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने, है ना। गोपाल के पिता मतलब बायप्ट, गोपाल के पिता जो है बायप्ट तथा दादा का नाम जो है दयित विष्णु था। दयित संभवतः बड़िद्री बाड़िद्री का रहने वाला एक सर्व विद्यावदत्त विद्वान था। गोपाल ने सारे बिहार बंगाल को अपने अधिकार कर एक सुसंगठित एवं सुदृढ़ राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी जो है उदंतपुरी बिहार शरीफ थी। मतलब उन्होंने क्या किया, जो बिहार का साम्राज्य और प्लस बंगाल का मतलब जो है बिहार बंगाल का जो साम्राज्य था उसको मिला करके एक सुदृढ़ जो है राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी किसको बना दिया, बिहार शरीफ को बना दिया गया, है ना। बिहार से जब शेरशाह सूरी आएगा तो फिर ये पटना जो है ना राजधानी लाया था, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसने अपने राज्य में बहुत से बिहार चैत्यालय और सत्रागार अन्न क्षेत्र बनवाए थे। कौन बनवाया था, तो गोपाल ने बनवाया था। 27 वर्ष राज करने के बाद 80 वर्ष की उम्र में उसका देहांत हुआ। किसका देहांत हुआ, गोपाल का देहांत हो गया। 27 वर्ष राज करने के बाद 80 वर्ष की उम्र में उसका देहांत हुआ। उसके धर्मपाल और वाकपाल नाम के दो पुत्र थे, धर्मपाल और वाकपाल। वाकपाल को यहीं से हटा दीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे धर्मपाल की बाद में, क्योंकि उत्तराधिकारी कौन बना था, धर्मपाल बना था। तो गोपाल का पुत्र जो है धर्मपाल लगभग 770 ईस्वी में शासक बना।
वह अपने पिता से भी बढ़कर प्रतापी था, है ना। मौखरी शासक पराजित होकर कन्नौज चले गए थे। मौखरी शासक जो हर्षवर्धन की बात हम लोग वहां किए थे, तो वो लोग कहाँ चले गए? वो चले गए थे कन्नौज, है ना। कन्नौज की गद्दी जो है इंद्रायुद्ध, मतलब कन्नौज की गद्दी पर जो थे इंद्रायुद्ध बैठा पड़ा था, है ना। और उसे पराजित करके धर्मपाल ने चक्रायुद्ध को जो है कन्नौज का शासक बना दिया। इंद्रायुद्ध को जो थे ना वहां से हटा करके चक्रायुद्ध को जो थे ना वहां का शासक बना दिया, ठीक है। और उसका बनाते हुए उत्तरापथ स्वामिनी की जो है उपाधि धारण की। उत्तरापथ स्वामिनी कहाँ के ऊपर? जो है कन्नौज के शासक जो है कौन था? इंद्रायुध को हरा करके चक्रायुध को जब उन्होंने शासक बनाया, तो उन्होंने उत्तरापद स्वामिनी के जो है क्या लिया था? उपाधि लिया था, ठीक है। धर्मपाल कौन था? बौद्ध था, ठीक है। उसने अनेक मठ और बौद्ध विहार बनवाए हैं। किसने? धर्मपाल ने। वही फॉलो किया जिस तरह से जो है गोपाल ने फॉलो किया था, उसी तरह से जो है उसी का फॉलो कौन कर रहा है? धर्मपाल कर रहा है। उन्होंने भी जो है गोपाल ने क्या किया? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इन्होंने भी बहुत सारे जो थे ना चैत्यालय और जो थे ना बिहार की मतलब जो थे निर्माण करवाया था। उसके शिक्षा दीक्षा जो थे उदंतपुरी विश्वविद्यालय में आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान के निर्देशन में हुआ था। उसने अपने पिता का अनुसरण करते हुए चंपा यानी भागलपुर के पास विक्रमशिला महाविहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला की स्थापना यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने किया। दूसरा हम लोग उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? तो गोपाल ने करा था। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बाद जो होते हैं कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ छात्र जो है जो है वज्रयानी, वज्रयानी की जो हम लोग कहते हैं कि हीनयान, महायान और व्रजयान। व्रजयान योगी पूर्णतः रूप से जो है वो चेंजेस चाहते हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म में जो सब कुछ खाना पीना रहना वो अपने तरीके से मानते हैं, वो ब्रजियान मतलब ब्रजियान था। तो ब्रजियानी जो है शाखा शिक्षा प्राप्त करते थे किसमें? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, ठीक है। विश्वविद्यालय प्रबंध के लिए उन्होंने 200 गांव जो होते ना दान में दिया था। और जो है आचार्य ज्ञानपाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो यानी कि ब्रजियानी शाखा का जो है विश्वविद्यालय कौन था? तो ये मतलब जो है कौन था? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। आचार्य ज्ञानपद जो है वो मगध के राजपुरोहित भी थे। उन्होंने मंत्र वज्राचार्य के अध्यक्ष परंपरा को विकसित किया था। और मंत्रयान पर आधारित गुह्य समाजतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। मंत्रयान पर आधारित गुह्य समाजतंत्र नामक जो है ग्रंथ की मतलब रचना किसने किया था? आचार्य ज्ञानपाद ने किया था। धर्मपाल ने आचार्य ज्ञानपाद से तंत्र मंत्र का ज्ञान भी लिया था। किसने लिया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने तंत्र मंत्र की शिक्षा किससे लिया था? तो यानी कि ज्ञानपाद से लिया था, आचार्य ज्ञानपाद से लिया था, जो कि राजपुरोहित थे मगध के, ठीक है। नालंदा अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक और जो महाराज धीराज की उपाधियां धारण की थी, है ना। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक लगभग शासन किया था। पहले गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं देवपाल। धर्मपाल के दो पुत्र थे। धर्मपाल के दो पुत्र थे, एक था भुवनपाल और दूसरा था देवपाल। यहाँ से भुवनपाल को इरेक्ट कीजिए, मतलब इसको हटा दीजिए। तो उसके बाद बचा देवपाल, है ना। तो धर्मपाल के बाद जो थे ना देवपाल मगध का शासक बना। राज्यपाल उसका जो है सेनापति था। राज्यपाल उसका सेनापति था, राज्यपाल नाम था, है ना। राज्यपाल उसका सेनापति था। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। कौन बनाया था? तो देवपाल ने बनाया था, ठीक है। तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? क्वेश्चन आ सकता है। तो मुंगेर को राजधानी देवपाल ने बनाया था, ठीक है। इससे पहले कहाँ राजधानी थी? बिहार शरीफ थी, है ना। बिहार शरीफ से जो था ना मुंगेर किसने बनाया था? तो देवपाल ने बनाया था। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जावा सुमात्रा के शासक जो है बालपुत्र, जावा और सुमात्रा के शासक कौन थे? बालपुत्र के आग्रह पर बोध गया में उसके बिहार के लिए जो है 5 गो अनुदान दिए थे। किसने दिया था? तो देवपाल ने दिया था। किसके आग्रह पर? जावा सुमात्रा के शासक जो थे बालपुत्र के आग्रह पर दिया था।
बड़ा और जो दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसने प्रतिहार शासक रामभद्र को पराजित किया था, और चचेरा भाई जो जयपाल उसका सेनापति था। उन्होंने ये अपने चचेरे भाई कौन के रामभद्र को, है ना, यानी प्रतिहार शासक रामभद्र को पराजित किया था, और अपने चचेरे भाई जयपाल उसका सेनापति था। उसका चचेरा भाई जो था वही सेनापति था, और उन्होंने प्रतिहार, अब देखिए पाल प्रतिहार और जो हम लोग कहते हैं पाल प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट का हम लोग देखे थे कि मतलब कन्नौज पर किस तरह से जो थे ना उन्होंने मतलब शासन स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, वो हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। और अभी हम लोग कहते हैं कि इन्होंने भी जो है जो है बड़ा और दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसने प्रतिहार शासक जो है रामभद्र को पराजित किया था, और अपने चचेरे भाई जयपाल को उसने सेनापति बनाया था। देवपाल के पिता जो है धर्मपाल, देवपाल के पिता धर्मपाल ने कनौज पर विजय प्राप्त कर की थी, परंतु देवपाल के समय शासन काल में कनौज उनके हाथ से निकल गया था। ठीक है। अब कनौज पे कौन था, वहां पे जो है हर्षवर्धन भी था, है ना। तो हर्षवर्धन बाद में हम लोग देखते हैं कि उस पे मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कनौज की सीमा जो है मिहिर भोज के समय में जो है शाहबाद तक थी, और अपने नाम से उसने जो है वहां पर भोजपुर किले की स्थापना करवाई थी। किसने? मिहिर भोज ने, है ना। कनौज की सीमा मिहिर भोज के समय में शाहबाद तक थी, और अपने शासन मतलब अपने नाम से उसने जो है यहाँ भोजपुर किले की स्थापना करवाई थी, और उसी भोजपुर किले के नाम से आज पश्चिमी बिहार के लोग जो है अपने को भोजपुरी कहते हैं। भोजपुर और भोजपुरी, ठीक है। कौन थे? मिहिर भोज, है ना। तो कन्नौज की सीमा मिहिर भोज के समय में शाहबाद तक थी, और अपने उसने जो है अपने नाम से उसने वहां भोजपुर किले की स्थापना करवाई थी, और उसी भोजपुर किले के नाम से आज पश्चिमी बिहार के लोग अपने को भोजपुरी कहते हैं। उसके शासन काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काफी विकास हुआ था। ठीक है। उसके शासनकाल में नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा कुमारगुप्त और विक्रमशिला जो थे ना, अभी हम लोग बताए थे किसके समय में हुआ था, तो विक्रमशिला धर्मपाल के समय में जो थे ना, धर्मपाल के समय में जो थे ना विक्रमशिला, है ना। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो थे ना मतलब गोपाल के समय में, है ना। गोपाल हो गया, उदंतपुरी विक्रमशिला हो गया, तो ये हो गया धर्मपाल। और जो हम लोग कहते हैं कि उदंतपुरी हो गया नालंदा कुमारगुप्त, है ना। उसके शासन काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफी विकास हुआ था। तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा था। देवपाल को, है ना, पुनर्संस्थापक कहा था। उसके समय में नालंदा के पीठ स्थावीर आचार्य वीरदेव थे, जो नगर हार जनपद यानी वर्तमान जो है जलालाबाद अफगानिस्तान के थे। कहाँ के थे? जलालाबाद अफगानिस्तान के थे। ठीक है। बौद्ध कवि ब्रजदत्त देवपाल का दरबारी कवि था, जिसने जो है लोकेश्वर शतक की रचना की थी। बौद्ध कवि ब्रजदत्त देवपाल का दरबारी कवि था, जिसने लोकेश्वर शतक की जो है रचना की थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं विग्रहपाल प्रथम। जो देवपाल देवपाल के बाद जो होते हैं ना पाल नरेश कौन हुआ था, इस संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। एक मत यह भी है कि विग्रहपाल का पिता जो है वो जयपाल था, और देवपाल का जो है चचेरा भाई जो सेनापति था जयपाल ही था, है ना। देवपाल के जो सेनापति यानी कि चचेरा भाई था वो कौन था? तो जयपाल था। ठीक है। तो जयपाल का कहते हैं नहीं कि जयपाल का ही बेटा था, कौन था? विग्रहपाल, है ना। तो ये देवपाल का चचेरा भाई और सेनापति जयपाल था। देवपाल के पुत्र राज्यपाल को मार करके देवपाल के पुत्र देवपाल के पुत्र राज्यपाल को मार करके विग्रहपाल शासक बना था। अब देवपाल के जो है पुत्र, अभी जैसे कि हम लोग बताए थे कि जयपाल का बेटा और देवपाल का बेटा, दो यहाँ पे आ गए, देवपाल और जयपाल, चचेरा दोनों भाई हैं, जयपाल और देवपाल। देवपाल के यानी कि जो है बेटा, अभी तो उसके अनुसार यानी कि देवपाल का बेटा ही बनना चाहिए राजा, तो देवपाल के बेटा को किसने मार दिया था? तो ये जयपाल के बेटा मार करके और राजगद्दी हासिल किया था। तो जयपाल का बेटा का नाम क्या था? विग्रहपाल, है ना। विग्रहपाल प्रथम। बादल स्तंभ अभिलेख के अनुसार जो है देवपाल के बाद शूरपाल राजा बना, परंतु विद्वानों ने यह भी बताया है कि विग्रहपाल का जो है नाम ही जो है शूरपाल था।
विग्रहपाल शूरपाल का शासनकाल जो है मात्र 4 वर्षों का रहा है, और उसने राजसूय यज्ञ किया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में हम लोग नारायण पाल की बात करेंगे। किसके बात करेंगे? नारायण पाल। नारायण पाल का जो कार्यकाल था वो 854 से लेकर के 915 ईस्वी तक था। विग्रह पाल का पुत्र नारायण नारायण पाल अपने पिता के जीवितावस्था में ही राजा बन गया था। यानी कि विग्रह पाल का पुत्र जो था वो कौन था? नारायण पाल। और उनके जीवितावस्था में ही जो है थे ना वो राजा बन गए थे। वह एक कमजोर शासक था। जब बेटा मतलब बाप को लगता है कि मेरा बेटा कमजोर है तो ठीक है, तुम शासन संभालो, हम देखते हैं, हमारे रहते रहे तुम देखोगे मतलब करोगे तो हम संभाल लेंगे, इस तरह का उस समय में हुआ होगा। तो विग्रह पाल का पुत्र नारायण पाल जो है अपने पिता के जीवितावस्था में ही राजा बन गया। वह एक कमजोर शासक था, उसे राष्ट्रकूटों का दबाव सहना पड़ा था। अब राष्ट्रकूट हम लोग देखते हैं कि यहाँ नीचे में राष्ट्रकूट भी था, है ना। राष्ट्रकूट था, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, और यहाँ पे कन्नौज था। बाद में इधर जो होता है ना हम लोग देखते हैं कि पाल शासक चल रहा था, है ना। राज्यपाल जो है नारायण पाल के जो है पश्चात उसका पुत्र राज्यपाल शासक बना। राज्यपाल की पत्नी भाग्य देवी राष्ट्रकूटी के शासक तुंग देव के जो है पुत्री थी। तो राष्ट्रकूट और इनके बीच में मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। किसके बीच में? पाल के बीच में। तो हम लोग देखते हैं कि पाल यानी कि अगला शासक जो है वो गोपाल द्वितीय था, 960 ईस्वी में बना था। राज्यपाल का बेटा गोपाल द्वितीय शासक बना। नालंदा और बोध गया के अभिलेखों में इसकी पुष्टि होती है। उसने 17 वर्षों तक शासन किया था। किसने किया था? तो गोपाल द्वितीय ने किया था। इसके बाद जो तुम्हें विग्रहपाल द्वितीय 960 ईस्वी से लेकर 988 ईस्वी तक, ये कमजोर शासक थे। धीरे धीरे इनका नाम ज्यादा उतना प्रचलित नहीं है और कंटेंट पूछा भी नहीं जाता है। द्वितीय गोपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल द्वितीय गद्दी पर बैठा, और उस शासक के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती है। उसने कोई सैनिक अभियान नहीं किया था। किसने? विग्रहपाल द्वितीय ने। ये अगला जो है इसके समय में यानी कि महिपाल प्रथम के समय में जो था ना महिपाल और राजेंद्र प्रथम यानी चोल शासक जो था, हम पिछले वीडियोस में पढ़ाए थे कि जो चोल शासक थे उन्होंने जब श्रीलंका को पूर्ण तरह से विजित कर लिया था तो उसके पास नीचे कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो डायरेक्ट ऊपर यानी कि जो है बंगाल यानी कि जो है उन्होंने महिपाल पर जो था ना अटैक कर दिया था। और गंगई कोंड चोलपुरम और गंगई कोंड की उपाधि उन्होंने वहीं पे धारण किया था। ठीक है। तो विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र महिपाल प्रथम शासक बना, और इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। नालंदा अभिलेख के अनुसार वह बौद्ध था। कौन? महिपाल प्रथम। उसने प्राचीन बौद्ध विहारों की मरम्मत करवाई थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, उसने परम भट्टारक और महाराज धीराज परमेश्वर और जो है परम स्वागत की जो है उपाधि धारण किया था। किसने? महिपाल ने। कौन कौन से? परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर और परम स्वागत की उपाधि उन्होंने धारण किया था। नेक्स्ट, गंगई देव कलचुड़ी। गंगई देव कलचुड़ी और जो है चोलों का आक्रमण उसके समय में हुआ था। गंगई देव कलचुड़ी और चोलों का आक्रमण उनके समय में हुआ था। महिपाल प्रथम हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि महिपाल के समय में ही जो था ना चोल का आक्रमण हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हराया था और उन्होंने गंगई कोंड की उपाधि और गंगई कोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया था। नयपाल। नयपाल यानी कि जो है महिपाल प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है नयपाल गद्दी पर बैठा और उसने 15 वर्षों तक शासन किया था। इसके बारे में कोई इंपोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। उसके बाद विग्रहपाल तृतीय 1055 से लेकर के इन्होंने 1097 तक इन्होंने ईस्वी तक शासन किया था। जयपाल के पश्चात विग्रहपाल तृतीय राजा बना और इसने राज्य का विस्तार नहीं कर सका। विग्रहपाल तृतीय राजगद्दी पर बैठते ही अपने दो बेटों और अपने दो छोटे भाइयों तथा जो है सूरपाल द्वितीय रामपाल को कारागार में डाल दिया। इससे पाल राज्य में आंतरिक कलह शुरू हो गया। किसके समय में हुआ था? तो विग्रह पाल तृतीय क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यानी कि पाल वंश में किस शासक के समय में जो है आंतरिक अशांति की जो है आंतरिक जो अशांति है शुरू हो गई थी, वो विग्रहपाल तृतीय के समय में हुआ था। दिव्योक नामक कैवर्त सरदार ने महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी थी और सूरपाल द्वितीय को राजा बनाया था। सूरपाल द्वितीय सिर्फ 1 या 2 साल तक उन्होंने राज कर पाया था। सूरपाल द्वितीय। रामपाल द्वितीय अपने दूसरे भाई सूरपाल द्वितीय के बाद रामपाल गद्दी पर बैठा
और उसके समय आंतरिक कलह अधिक थी। कैवर्त सामंतों ने भी उसे सामना करना पड़ा था। कैवर्त सामंत, सामंत लोगों से भी उनको सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यहाँ मौका मिला, सामंत अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि राजा जब कमजोर होगा तो सामंत अपने आप को राजा बना लेगा, क्योंकि जब कमजोर होते जाते सामंत ऊपर उठते ही जाते हैं, है ना। रामपाल के जो है के दरबार में संध्या का नंदी राजकवि था, जिसने रामचरित नामक द्वंद्व तर्क द्वंद्वार्थक जो काव्य लिखकर उसने रामपाल की जीवन चरित्र भी दिया था। जो है रामपाल के दरबार में संध्याकर नंदी राजकवि था, जिसने रामचरित नामक द्वंद्व द्वंद्वार्थक काव्य लिखकर उसने रामपाल की जीवन चरित्र भी दिया था, मतलब जीवन चरित्र लिखा था। रामपाल के शासनकाल में ही लगभग 1198 ईस्वी में, इनका शासनकाल जो था 1197 और 1198 ईस्वी था। तो इनके ही शासनकाल में कौन आ गया, मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, है ना। तो इनके ही समय में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, है ना, आ गया था। और उन्होंने नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की सहित सभी बौद्ध एवं जैन धर्मों को ध्वंस कर दिया, और बड़ी संख्या में बौद्ध एवं जैन भिक्षु भिक्षुणियों को, मुनि गण को, आचार्य आदि को मारे गए। और जो बच गए वो तिब्बत छोड़ के चले गए। तो जो आज हम लोग कहते हैं कि तिब्बत में इतने सारे बौद्ध हैं, तो वो यहीं से गए हुए लोग हैं, ठीक है। तिब्बत में हम लोग देखते हैं कि अभी भी जो है दलाई लामा जैसे लोग वहां पे, मतलब जो है आचार्य बनाए जाते हैं, है ना, प्रमुख बनाए जाते हैं, और आते भी हैं भारत में। जो है भारत में जो बिहार में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग जो है वो तीर्थ करने के लिए आते हैं। बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, मतलब अन्य अन्य देशों से, बहुत सारे जो है इंटरनेशनल देशों के है कि, मतलब हम लोग कहते हैं कि चाहे वो चाइना के लोग हो, चाहे वो सिंगापुर के लोग हो, ताइवान हो, ये दक्षिण एशियाई जो जितने भी कंट्री है उसमें बौद्ध धर्म अभी भी प्रमुखता से फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग कल जो शुरू करेंगे, यानी कि जो सल्तनत काल हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग आगे मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी पे आ गए। अब हम लोग जो अगला टॉपिक लेंगे वो मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी के आगे का टॉपिक लेंगे, यानी कि 1198, यानी 12वीं सदी से शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग वीडियो मतलब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।